हेलो एवरीवन, मैं ज्ञान सिंह उज्ज्वल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम जीके की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और स्कूल फाउंडेशन चारों ही चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली इस सीरीज में हम तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और लगभग सारे जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, प्लस में करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके, इन सभी सब्जेक्ट को हम साथ में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे टॉपिक पूरे डिटेल के साथ में कवर हो जाए। तो इस सीरीज में क्या क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपको इस सीरीज में क्या क्या कवर करने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सीरीज में हम जो सारे एमसीक्यूज है उनको हम मिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज है वो आपस में मिक्स रहेंगे, जिससे आपका एक साथ सारे सब्जेक्ट का रिवीजन चलता रहे। तो इस स्लाइड में हम बेसिकली इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में जनरल साइंस हो गई है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाला टॉपिक हो चुका है, अवार्ड, बुक एंड ऑथर्स जो कि स्टैटिस्टिक्स जीके का एक पार्ट है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। साथ में आर्ट, कल्चर और हेरिटेज वाला पार्ट है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। साथ में कुछ स्टैटिक जीके के कुछ जो अलग टॉपिक्स है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज हो गए, पर्सनैलिटीज हो गई और मिसकेलियंस हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और फुल्ली थ्योरेटिकल रहने वाले हैं। साथ में आपको इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर इसी लेवल के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में जितने एमसीक्यूज है वो भी हमने इसमें कवर किए हैं। और तकरीबन आपको हर वीडियो में एक या दो एमसीक्यूज मैं ऐसे दूंगा जो रिपीटेड मोड में रहेंगे, जिनसे आप ये देख सकोगे कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो आप उसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इस सीरीज में बेसिकली हमारे पास तकरीबन 50 से 60 वीडियोस रहने वाले हैं, जिसमें हम तकरीबन 50 क्वेश्चन के साथ साथ इस पूरी सीरीज को 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जीके की बेसिक नॉलेज के लिए भी ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जो कि थोड़ा सा ईजियर लेवल है। जिन बच्चों ने सोलर सिस्टम पढ़ा है वो आसानी से इसको बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विच वन इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, है ना। तो बेसिकली एक बेनिफिट इसका ये भी रहेगा आपको कि इसमें बाईलैंग्वेज है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप इसको पढ़ सकते हो। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के बेसिकली उनके लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में ही आने वाला है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है ना। ब्लू प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मंगल यानी कि मार्स, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, विनस यानी कि शुक्र और अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो इन चारों में से कौन सा प्लैनेट है जो कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इजियर क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, पृथ्वी यानी कि अर्थ। अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। और इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है हम उसको एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर था वो था अर्थ, पृथ्वी। तो अच्छा, ये हम इसका हर एक क्वेश्चन का रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ब्लू प्लैनेट है तो क्यों है, या फिर जो भी क्वेश्चंस आपके बेसिकली इस सीरीज में कवर होंगे तो उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है हम कोशिश करेंगे कि विथ रीजन के साथ हम उसको कवर करें। तो लिखा हुआ देखो, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ए लार्ज पार्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर मेकिंग इट अपीयर ब्लू फ्रॉम स्पेस। कि नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, यानी कि वाटर से वो कवर्ड है। और जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो यही वाटर सन की जो रेज होती है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ब्लू दिखाई देता है। तो इसलिए पूरा जो अर्थ है लगभग उसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। साथ में आपके ऑप्शन में थे एक तो मार्स, मार्स को हम किस नाम से जानते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से, ठीक है। साथ में आपका है बृहस्पति, बृहस्पति जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। और वीनस है, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और अर्थ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, यानी कि भारत का वो राज्य जो समुद्र के साथ या ओशन के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। तो इसके ऑप्शन भी रहने वाले हैं, देखो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो रहने वाला आपका तमिलनाडु, और ऑप्शन नंबर 4 है वो है आंध्र प्रदेश।
देखिए दोस्तों, बेसिकली चारों स्टेट क्या है, इंडिया के कोस्टल लाइन बॉर्डर वाले हैं, जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे लंबी सीमा कौन सा स्टेट बनाता है। अगर स्टेट के बारे में बात हो रही है तो फिर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है इंडिया का सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला स्टेट है, राज्य है। और अगर यही क्वेश्चन आता है आपका यूटी का, यूनियन टेरिटरी का, अगर यूटी का आता है तो फिर कौन सा होगा आपका, अंडमान और निकोबार। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में स्टेट पूछा गया है या यूटी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम जान लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि राइट आंसर जो है आपका वो गया गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी कोस्टल लाइन बॉर्डर बनाता है, जो कि तकरीबन ये वाली रहने वाली है आपकी, ये जो बॉर्डर है ये आपकी कोस्टल लाइन बॉर्डर हो गई, जो गुजरात ओशन के साथ में बनाता है। और ये कौन से ओशन के साथ बनाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो ओशन कौन सा आपका, अरेबियन सी, अरब सागर के साथ गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है। साथ में आपके और कौन कौन से ऑप्शन थे, तो ऑप्शन पहला था आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको यहाँ पे कोंकण तट देखने को मिलेगा। कौन सा, कोंकण तट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी ऑप्शंस भी है, वो भी कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के जाएंगे। साथ में देखो सी ऑप्शन में क्या था, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु देखो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक पे इस वाले एरिया में आपका कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट है, जिसको कहते हैं कोरोमंडल तट, जहाँ पे विंटर जो मानसून आता है इंडिया में, जिसकी सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो कहाँ पे होती है, कोरोमंडल कोस्ट पे ही होती है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। साथ में हमको आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी के साथ में अपना तटीय सीमा बनाता है। तो आपको सिर्फ राइट आंसर पे ही नहीं जाना है, बाकी जो ऑप्शंस है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको उस चीज़ों को भी अच्छे से फोकस करके सीखना है। तो ठीक है दोस्तों, तो भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा बनाने वाला जो स्टेट है वो है गुजरात। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन बॉर्डर बनाने वाला स्टेट जो है वो कौन सा है, गुजरात है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन आपका है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन आपका रहने वाला है नंदा देवी, और चौथा ऑप्शन आपके पास रहने वाला है कामेट। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज ऐसे हो सकते हैं कि इसमें एक तो माउंट एवरेस्ट दे रखा है और साथ में कंचनजंगा भी दे रखा है, नंदा देवी है और कामेत है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है इंडिया का कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो रहने वाली है आपकी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। सिक्किम राज्य में ये है और नेपाल और सिक्किम की जहाँ बॉर्डर बनती है वहाँ पे ये कंचनजंगा जो पीक है वो स्थित है। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो अगर ऑप्शंस को जल्दी जल्दी देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपको दे देगा माउंट एवरेस्ट, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, वो वर्ल्ड की है, वो इंडिया की नहीं है। और ये कहाँ पे आता है आपका, नेपाल में आता है। ये कहाँ पे आता है, नेपाल में। तो ये नेपाल की भी और पूरी दुनिया की भी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और अगर हमें पूछा गया है इंडिया के बारे में, तो इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, कंचनजंगा रहने वाली है। इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये आपकी कंचनजंगा है, जिसकी बेसिक जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 8586 मीटर। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा है। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो सेकंड पे आपकी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके वाले एरिया में है। और थर्ड पे आपका आ गया कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है बेसिकली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक हो चुकी है, और साथ में जो वर्ल्ड है उसकी थर्ड हाईएस्ट पीक भी ये रहने वाली है। तो और ऑप्शन कौन कौन से थे, पहला ऑप्शन आपका माउंट एवरेस्ट था। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वो है। तीसरा ऑप्शन आपके पास था नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है, हालांकि दोस्तों क्या है कि कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल के जो बॉर्डर है उस पर है। तो थोड़ा ये कभी कभार विवादों में रहता है कि नेपाल ये मानता है कि कंचनजंगा जो है उसकी टेरिटरी में आता है, उसके क्षेत्र में आता है, लेकिन एक्चुअल में हम मानते हैं कि हमारे एरिया में है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसी कोई पर्वत चोटी जो पूरी तरह से इंडिया के अंदर आती है, तो वो है आपकी नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है वो बेसिकली वो हाईएस्ट पीक है जो कहाँ पे आती है, पूरी तरह से इंडिया में स्थित है। और चौथा आपका है कामेत। कामेत जो है वो उत्तराखंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पिक्स है हिमालय माउंटेन रेंज की, उसका एक पार्ट है कामेत।
ठीक है दोस्तों, तो इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विच इंडियन स्टेट हैज दिसपुर एज इट्स कैपिटल, कि किस भारतीय राज्य की राजधानी दिसपुर है? तो देखिए दोस्तों, पहला आपका है आसाम, फिर है मेघालय, फिर है नागालैंड और फिर है त्रिपुरा। तो चारों राज्य देखो दोस्तों कि सेवन सिस्टर्स जो है, जो इंडिया के ईस्टर्न साइड का पार्ट है, उसमें कवर होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आसाम। तो जो दिसपुर है वो कैपिटल किसकी है? आसाम की कैपिटल है। साथ में आपके जो ऑप्शन थे उसमें है मेघालय, मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, नागालैंड की है कोहिमा और त्रिपुरा की है आपकी अगरतला। ठीक है, तो ये आपके जो इंडिया है, इंडिया का जो ईस्टर्न साइड वाला पार्ट है, ये चारों स्टेट उसी में आते हैं, जिसे हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ये टेरिटरी है, ये बेसिकली आसाम है आपका, ग्रीन वाला जो पूरा पार्ट है। इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया है, फिर नागालैंड हो गया है, फिर मणिपुर है, नीचे मिजोरम है, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली आपके जो सेवन सिस्टर्स वाले जो इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जाता है कि विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसमें चार नदियां आपको दे रखी है, गंगा, कोसी, यमुना और गोदावरी। तो दोस्तों देखिए, एक कॉमन सेंस की बात ये भी है कि जिस बच्चे ने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, वो बच्चा ये रिलेट कर सकता है कि बिहार में यमुना और गोदावरी तो फ्लो करती भी नहीं है। ठीक है, यमुना रिवर जो है वो गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में, और उत्तर प्रदेश में आके ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और साथ में अब आपकी बचती है कोसी और गंगा, ये दोनों ही नदियां बिहार की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है कोसी। जो कोसी रिवर है वो बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये लगभग हर साल नेपाल से जो पानी आता है ओवरफ्लो करता है, वो बिहार में बाढ़ लेके आता है। और इस बिहार में बाढ़ लेके आने की वजह से हर साल इसमें बहुत बड़ा डिजास्टर आता है, बहुत ज्यादा त्रासदी वहां पे करता है। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो, देखो ये बिहार स्टेट है, और ये जो आपको डार्क में दिख रही है ये है गंगा रिवर। तो जो कोसी रिवर है वो गंगा रिवर की ही क्या है? ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जो कि नेपाल से होकर बह के आती है और गंगा में आके मिल जाती है बिहार में। और ये इस वाले रीजन में बेसिकली क्या करती है? बाढ़ लेके आती है। और इसी बाढ़ की वजह से जो कोसी रिवर है उसको बिहार की शोक कहते हैं, या शोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसकी बार बार आने वाली बाढ़ ने ऐतिहासिक रूप से बिहार में व्यापक क्षति पहुंचाई है, यानी कि बहुत बड़ा डिजास्टर ये लेके आती है, बहुत डैमेज ये बिहार में करती है। तो इसके अलावा साथ में देखो गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर में क्या है? मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरे इंडिया की भी सबसे प्रमुख नदियों में से एक नदी है। साथ में यमुना है कि मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि गंगा की सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। और साथ में गोदावरी है, गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि पेनिसुलर इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कहलाती है आपकी कौन सी? गोदावरी रिवर। तो दोस्तों इसमें एक दो फैक्ट मैं और आपको ऐड कर देता हूँ कि हमसे पूछा गया है बिहार का शोक, और बिहार का शोक कौन सा है? कोसी रिवर है। लेकिन अगर हमको पूछना जाए सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, तो वो दोस्तों वो नदी है दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को बिहार का सॉरी बंगाल का शोक कहा जाता है, शोरो ऑफ बंगाल। और साथ में गोदावरी के बारे में आप एक फैक्ट और जान लीजिए कि अगर आपसे ये पूछा जाता है बेसिकली लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, तो वो गंगा रिवर है, जिसकी पूरी लेंथ कितनी है? गंगा की जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से इंडिया में ही बहती है, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया हु एंटायरली फ्लो इन इंडिया, जो भारत से निकलती है और भारत में बहती है, तो ऐसी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर जो है वो पेनिसुलर इंडिया की भी सबसे लंबी नदी है, जिसे हम साउथर्न गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपके पास में है, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का ये थोड़ा कॉमन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उसमें लिखा हुआ आपको देखो, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जिस बच्चे ने भी सोलर सिस्टम पढ़ा है वो इसका इजीली आंसर दे सकता है। तो चार ऑप्शन आपके पास में, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ
और नेपट्यून। ठीक है, यानी कि शनि, बृहस्पति, पृथ्वी और वरुण। ठीक है, तो दोस्तों इसका सबसे जो राइट आंसर है वो रहने वाला है आपका जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली थोड़ा डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये रहा आपका जुपिटर, जो कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। साथ में जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो आपका है मर्क्यूरी। तो आप इसको सीक्वेंस को भी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस भी आप याद कर सकते हो कि सन के सबसे पास में जो प्लैनेट है वो है आपका मर्क्यूरी। जो सेकंड नंबर पे है वो है वीनस यानी कि शुक्र। थर्ड नंबर पे है अर्थ यानी कि पृथ्वी। फोर्थ पे आपका मंगल। फिफ्थ पे है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सिक्स पे आपका है सैटर्न यानी कि शनि। फिर है यूरेनस यानी कि अरुण, और सबसे लास्ट में है नेपट्यून यानी कि वरुण। तो ये 8 प्लैनेट हमारे टोटल सोलर सिस्टम में है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो था वो है सैटर्न। तो सैटर्न देख लीजिए, बेसिकली दोस्तों देखने से पता लग रहा है कि सैटर्न अपनी जो ये रिंग है चारों तरफ, ये जो वलयाकार जो रिंग है इसकी, इसकी वजह से बहुत फेमस है ये। ठीक है, प्रोमिनेंट रिंग जो सबसे बड़ी है वो है सैटर्न की। तीसरा ऑप्शन आपके पास था पृथ्वी, जो कि ब्लू प्लैनेट है। हम पहले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आपके पास में नेपट्यून, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम दी सन, यानी कि सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास में देखो है असम, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर आपके पास में है सिक्किम, और फिर आपके पास में है मेघालय। तो बेसिकली दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि कहने का सेंस इस क्वेश्चन का ये है कि सबसे पहले सूरज की जो धूप है इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर आती है। और जिस बच्चे ने लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड या रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझ के इसका आंसर आसानी से दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है, उगते सूरज की भूमि है, उसको कहा जाता है। इसके बारे में देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, और इसका एक रीजन है वो भी समझते हैं कि यही क्यों, और स्टेट भी तो हो सकते थे, या फिर सबसे पहले धूप जो है वो यहीं पे क्यों आती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य। क्योंकि देखो इंडिया दोस्तों जहाँ पर है वहाँ पर ये अर्थ है, तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की ओर, यूं अर्थ का रोटेशन रहता है। तो सबसे पहले जो सन की जो सनलाइट आती है वो आती है कहाँ पर, ईस्टर्न साइड में, यानी कि जो कंट्री सबसे ईस्ट में होगी वहाँ पर सबसे पहले धूप आएगी। और भारत में भी जो सबसे ईस्ट में जो राज्य होगा, यानी कि जो पूर्व में सबसे पहले जो राज्य होगा उसी पे सबसे पहले क्या आएगी, सूरज की गर्मी आएगी, यानी कि धूप आएगी। और भारत का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को हम उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। साथ में आपको देखो क्या एक्स्ट्रा मिलने को मिल रहा है सीखने को। आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे सिक्किम की जो है वो गैंगटॉक है, और साथ में मेघालय की है शिलोंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बाय सरफेस एरिया? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो चार ऑप्शन आपके पास में दोस्तों, पहला है डल लेक, दूसरा है वुलर लेक, तीसरा आपके पास में है चिल्का लेक, और चौथा आपके पास में लोकटक लेक। तो बेसिकली इसमें पूछा गया हमारे बारे में कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा गया है। और लेक से ही बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक लार्जेस्ट लेक पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको पूछा क्या गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, कि सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है इंडिया में वो कौन सी है। तो वो कौन सी आपके दोस्तों, वुलर लेक है। वुलर लेक बेसिकली दोस्तों श्रीनगर के पास में है, श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। डल झील है दोस्तों, डल झील भी कहाँ पर आपकी श्रीनगर में ही है, जिसके किनारे श्रीनगर जो सिटी है वो बसी हुई है। चिल्का लेक जो दोस्तों वो इंडिया की लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है दोस्तों, यानी कि खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो साथ में आपको ये भी सीखने को मिल रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार।
तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, वुलर लेक है। आप देख सकते हो उसको एक बार। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है। साथ में आपकी देखो डल लेक है। डल लेक कहाँ पर है, श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। जो श्रीनगर सिटी है वो बेसिकली डल लेक के ऊपर ही बसाई हुई है। आगे है चिल्का लेक कि भारत की सबसे बड़ी खारे और मीठे पानी की झील यानी कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया। आगे है लोकटक लेक, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। जो पूर्व यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनकी सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, लोकटक लेक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। यानी कि अलग अलग सेक्टर में जो इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है वो कौन सा है। तो पहला देखो ऑप्शन क्या है दोस्तों, पद्मश्री है, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म विभूषण और चौथा आपका है भारत रत्न। तो देखिए इसका इजी आंसर है, जो आंसर रहने वाला है वो आपका है राइट आंसर, भारत रत्न है। जो भारत रत्न है दोस्तों वो अलग अलग सेक्टर में, साहित्य, खेल, खेल में भी जैसे सचिन तेंदुलकर है एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है जिनको खेल के रूप में भारत रत्न मिल रखा है। साहित्य में, अकादमी में अलग अलग जो स्टेट जो कैटेगरीज है उसमें ये भारत रत्न दिया जाता है। जो अच्छा काम करते हैं उसको बेसिकली चारों ही अवार्ड मिलते हैं। चारों जो अवार्ड है वो सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ही है। लेकिन इनमें से जो सबसे सर्वोच्च है, जो सबसे हाईएस्ट है, वो आपका है भारत रत्न है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं एक बार। तो आपका जो राइट आंसर है वो है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है। और इसके अलावा जो और ऑप्शन थे आपके पास में, आपको वो भी देखने हैं। तो पहला ऑप्शन आपका था पद्मश्री, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म विभूषण और चौथा आपका भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वो तो हो गया सबसे हाईएस्ट। जो सेकंड हाईएस्ट है वो आपका है पद्म विभूषण। जो पद्म विभूषण है यानी कि भारत रत्न के बाद जो सबसे हाईएस्ट है वो है आपका पद्म विभूषण। जो थर्ड हाईएस्ट है, जो मोस्ट प्रीशियस है, वो है आपका पद्म भूषण और चौथा आपका है पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, अलग अलग सेक्टर में जो देश के अलग अलग कैटेगरीज में अच्छा काम करते हैं उन सभी को हर साल ये अवार्ड मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसने भी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ है, सॉरी फॉर द डिले, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। तो जिस भी बच्चे ने भारत का बेसिकली फिजिकल डिवीजन पढ़ा हुआ है वो आसानी से उसको बता सकता है। चार ऑप्शन आपके पास में है यहाँ पर। पहला है थार डेजर्ट, दूसरा आपका रन ऑफ कच्छ, तीसरा है लद्दाख डेजर्ट और चौथा आपका है स्पीति वैली। तो बेसिकली एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कई बार कुछ जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को वो ये भी होता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट हमसे पूछा गया है। तो डेजर्ट की जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो ये होती है कि ऐसा कोई भी रीजन जहाँ पर जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम होता हो, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, थार डेजर्ट है, रन ऑफ कच्छ है और तीसरा आपका है लद्दाख डेजर्ट, चौथा आपका है स्पीति वैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, या यूं कहें कि इंडिया का सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो आपका रहने वाला है थार मरुस्थल। तो इसके अलावा देखो अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। जो सेकंड ऑप्शन है वो है रन ऑफ कच्छ, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। सबसे ज़्यादा जो नमक है इंडिया का जहाँ से पैदा होता है वो उनमें से एक जगह आपकी है रन ऑफ कच्छ है। जो नीचे वाले एरिया है उसमें देखो आप देखोगे कि नीचे वाले में ऑप्शन में आपको मिलेगा लद्दाख डेजर्ट और आपको मिलेगा स्पीति घाटी। ये दोनों ही आपका लद्दाख रीजन जो है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इसमें लोकेटेड है। और जो लद्दाख डेजर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ठंडा मरुस्थल। सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल जो है वो आपका है लद्दाख डेजर्ट। और ये बेसिकली दो कुबड़ वाले ऊंट जो होते हैं, दो कुबड़ वाले ऊँटों के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो आपका है पहला कि थार डेजर्ट है, इसका जो राइट आंसर हो गया है। और आपको साथ में देखो रन ऑफ कच्छ है कि गुजरात का लवणीय दलदली क्षेत्र, साल्ट मार्श इन गुजरात, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, साल्ट प्रोडक्शन होता है। लद्दाख डेजर्ट जो है वो लद्दाख का शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, जो कि भारत का भी सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। और स्पीति वैली है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट में हिमाचल प्रदेश की शीत मरुस्थलीय घाटी है बेसिकली। तो आप लास्ट टाइम जो थोड़ा करेक्शन था उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो गया है थार डेजर्ट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बेसिकली, कि भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो आपके पास देखो चार ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। चारों सिटी जो है बेसिकली राजस्थान की है, और इसका जो राइट आंसर वो होगा वो है जयपुर। जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से, थोड़ा सा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो जयपुर है वो बेसिकली गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को क्या कहते हैं, जोधपुर कहते हैं ब्लू सिटी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। एक्सप्लेनेशन है कि जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी बिकॉज मेनी बिल्डिंग इन इट्स हिस्टोरिक वर्ल्ड सिटी वेयर पेंटेड पिंक इन 1877 टू वेलकम द प्रिंस ऑफ वेल्स। जो वेल्स जगह है वहाँ के जो प्रिंस है उनका विजिट होता है राजस्थान में 1877 में, तो उनके स्वागत के रूप में जो पूरा सिटी है वो बेसिकली गुलाबी कलर में पेंट किया गया था, और इसी वजह से इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर जो है वो ब्लू सिटी हो चुका है आपका। उदयपुर वह सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं इसे, झीलों की नगरी कहते हैं। और आपका बीकानेर जो है वो जूनागढ़ किले के लिए फेमस है, जो जूनागढ़ फोर्ट है वो है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसमें देखो बेसिकली चार ऑप्शन आपके पास में है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका कौन सा है, एशिया है। जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो बेसिकली इसमें है नहीं है, वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसका सीक्वेंस भी आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद छोटा कौन सा है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, सबसे बड़ा जो है वो तो है एशिया। एशिया के बाद सबसे बड़ा है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में है नॉर्थ अमेरिका। फिर है आपका साउथ अमेरिका। फिर आपका है अंटार्कटिका। फिर आपका आ गया यूरोप, और सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो कुल कितने महाद्वीप हो गए दोस्तों, टोटल अपने महाद्वीप हो गए हैं 7, 5 और 2 7, 7 महाद्वीप हो चुके हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका है एशिया, यानी कि जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। तो जिस बच्चे को नहीं पता है, तो कुल जो टोटल कॉन्टिनेंट है हमारे वो है 7, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ये पूरा सीक्वेंस आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, टोटल जो 7 आपके कॉन्टिनेंट है उसका इमेज यहाँ पर है। सबसे बड़ा जो है वो है एशिया, यानी कि लार्जेस्ट। फर्स्ट पे वो है एशिया, सेकंड पे आपका आ गया अफ्रीका, थर्ड पे आपका है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे आपका है साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है, सॉरी 6 पे आपका आ गया यूरोप, और 7 पे आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। तो एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो मेजर कंट्रीज वो एशिया में ही है, इंडिया, चाइना। ठीक है दोस्तों, तो अफ्रीका है। अफ्रीका के बारे में यहाँ पे देखो एडिशनल नॉलेज क्या आपको, कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि हमें वैसे भी पता लग चुका है। यूरोप जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। और नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखो पहला ऑप्शन दोस्तों कौन सा है, अटलांटिक महासागर। दूसरा है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। तीसरा है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। और चौथा आपके पास में है आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर। तो देखिए टोटल जो हमारे वर्ल्ड में 5 जो महासागर है उनमें से 4 आपके पास ऑप्शन में है, जो एक नहीं है वो कौन सा है। कोई बच्चा अगर जिसने पढ़ा हुआ है कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वही आसानी से बता सकता है। तो वो आपका है सदर्न ओशियन, जिसे पहले बेसिकली दोस्तों अंटार्कटिक ओशन ही कहते थे। यानी कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो ओशन है ये वो ओशन है जिसको कहते हैं सदर्न ओशियन।
ठीक है, दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछा गया कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो सबसे बड़ा ओशन दोस्तों है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, ये सबसे बड़ा भी है एरिया वाइज और सबसे गहरा भी यही है। तो आपके सामने देखो यहाँ पर इमेज है, इमेज में देखो एक तो पैसिफिक ओशन ये रहा आपका, जो कि अमेरिका के ये वाला पार्ट भी पूरा जो है वो पैसिफिक ओशन का पार्ट ही है, ये वाला पूरा पार्ट है जो आपके रेड में आ रहा है, और ये वाला पार्ट पूरा है वो भी आपका पैसिफिक ओशन आ गया है। दूसरा देखो आपका दोस्तों अटलांटिक ओशन है, और इसके बारे में थोड़ा एडिशन बता देता हूँ मैं कि एस शेप पूछा जाता है कि एस शेप का कौन सा ओशन है, तो एस शेप में जो है वो अटलांटिक ओशन है। जो थर्ड लार्जेस्ट है बेसिकली वो आपका है इंडियन ओशन, फोर्थ लार्जेस्ट जो आपका वो है सदर्न ओशन, और सबसे छोटा जो है वो है आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा ओशन जो आपका वो है पैसिफिक ओशन, और सबसे छोटा है वो है आर्कटिक ओशन है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अटलांटिक ओशन है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इंडिया जो इंडियन ओशन है नीचे वो है तीसरा, पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा भी है और सबसे डीपेस्ट भी है, और सबसे लास्ट में आपका आ गया आर्कटिक ओशन, यानी कि सबसे छोटा महासागर, स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी इजी क्वेश्चन है, हमने इससे पहले इसको डिस्कशन कर लिया था जब हमने कोसी रिवर पढ़ा था, शोर ऑफ बिहार। तो गंगा जो रिवर है बेसिकली वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा जो है बेसिकली वो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है उत्तराखंड में, जहाँ पे दो बड़ी स्ट्रीम्स होती है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं, ये दोनों नदियां मिलके आपस में ये मिलती है देवप्रयाग में आके, भागीरथी और अलकनंदा जो है वही जो गंगा रिवर है इसको बनाती है, इसका फॉर्मेशन करती है, जो कि इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, जिसकी डिस्टेंस है 2525 किलोमीटर। दोस्तों जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे ही जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में एंट्री करती है उसका नाम हो जाता है क्या, पद्मा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है बहुत बार। और जो गंगा रिवर है इसी पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो बैराज है वो है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज है जहां से हुगली रिवर निकलती है, जो एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जहां से ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी होता है कि कोई बड़ी नदी में कोई छोटी नदी आके क्या करती है अपना पानी मिलाती है, ये जो मेजर रिवर है इसमें कोई छोटी नदी आके मिल रही है तो उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और अगर किसी नदी से, किसी बड़ी नदी से अगर कोई स्ट्रीम क्या कर रही है, निकल रही है, यानी कि उसका पानी निकाल रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा की जो सबसे लंबी डिस्ट्रीब्यूटरी है वो है हुगली रिवर, और वो कौन से बैराज पर है, वो है फरक्का बैराज पे। तो गंगा के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें देखो आप क्या क्या है कि एक तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है वो देवप्रयाग में आपस में मिलती है और वहां से वो गंगा का फॉर्मेशन करती है। भारत की सबसे लंबी रिवर है, 2525 किलोमीटर की लेंथ है, और बांग्लादेश में एंट्री करते हैं इसको क्या कहा जाता है, पद्मा रिवर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। जो यमुना रिवर है वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पानी है या सबसे लंबी जो कहे वो है यमुना का पानी आता है किसमें, गंगा में। गोदावरी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि गोदावरी जो है वो साउथर्न गंगा के रूप में जानी जाती है, और भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत में ही ओरिजिन होती है और भारत में ही बहती है। तो हालांकि क्योंकि गंगा क्या है आगे जाके बांग्लादेश में चली जाती है, हालांकि सबसे लंबी रिवर तो वही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत से ही निकलकर भारत में ही बहती है तो वो कौन सी आपकी गोदावरी रिवर है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा रिवर दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये, ठीक है, इस पर नर्मदा कैनाल है। तो गंगा रिवर इसका क्या है, राइट एक्सप्लेनेशन हो गया है। ठीक है, तो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गोदावरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। यमुना जो है वो मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा की, और नर्मदा जो है फ्लो वेस्टर्न वर्ड इनटू द अरेबियन सी।
कुछ ही नदियां हैं भारत की इंपॉर्टेंट रिवर जो अरेबियन सी में जाके गिरती है, उनमें से एक है नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड की सबसे लंबी जो सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो कौन सी है, कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका है K2 जिसको बेसिकली गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। दूसरा आपके पास में माउंट एवरेस्ट, तीसरा है कंचनजंगा और चौथा है माउंट एल्ब्रुस। तो इसका जो राइट आंसर वन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट है और इसकी हाइट कितनी है, 8848.8 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये बेसिकली हिमालय माउंटेन रेंज का पार्ट है। कहाँ पर है ये, हिमालय माउंटेन रेंज में ही है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी का पार्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, जो सेकंड है वो K2 है, उसके बारे में हमने पहले बात की है। जो गॉडविन ऑस्टिन है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी रहने वाली है। कंचनजंगा जो विश्व की तो तीसरी है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोप में है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी रहने वाली है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये भी सोलर सिस्टम का बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, वीनस, मार्स, जुपिटर और मर्क्यूरी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला है मार्स। ठीक है, तो मार्स जो है वो रेड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है वो भी एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख लेते हैं कि मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज आयरन मिनरल्स ऑन इट्स सरफेस गिव इट ए रेडिश अपीयरेंस। कि इसकी जो सॉइल है उस पर जो आयरन ऑक्साइड है वो काफ़ी पाया जाता है, और इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो सरफेस है वो हमको रेड अपीयर होता है, रेड दिखाई देता है, और इसी की वजह से हमारा जो मार्स है वो एज ए रेड प्लैनेट जाना जाता है। आगे आपका है हॉटेस्ट प्लैनेट जो वीनस है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि वीनस जो है वो है हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। आगे आपका है जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट हो चुका है, और मर्क्यूरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, कि सबके सन के सबसे जो क्लोज है, सबसे नज़दीकी जो प्लैनेट है वो आपका है मर्क्यूरी। तो बेसिकली आयरन जो ओर है, आयरन ऑक्साइड है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में मंगल पे पाया जाता है, और इसी की वजह से इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है चार, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इन चारों में से जो सबसे जो सही राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, और इसका कॉम्पोजिशन भी हम एक बार देख लेते हैं कि नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% भाग है, इसलिए यह है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली वायुमंडलीय गैस है। तो तकरीबन हमारे पूरे वायुमंडल में तकरीबन 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। बचा हुआ कॉम्पोजिशन जो है उसमें आपको मिलेगा 21% किसका मिलेगा, ऑक्सीजन का मिलेगा। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह वो दूसरी गैसें यहाँ पे पाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो लगभग 28% अर्थ पे पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होने वाला है जो कि 78% है, और बाकी गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है कि प्रेजेंट इन ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, जो कि तकरीबन 0.02% का रहने वाला है। हाइड्रोजन जो है वो वैसे मेजर कंपोनेंट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हल्की गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गन प्योरीफाई आवर ब्लड बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है अपने ब्लड से, उसको जो प्योरीफाई करने का काम करता है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का जो काम करता है, वो इनमें से कौन सा ऑर्गन करता है। तो कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर हमारे रक्त को साफ करता है। तो आपका देखो पहला ऑप्शन है वो है हृदय, दूसरा है लंग्स, तीसरा है किडनीज, चौथा आपका है स्टोमक। यानी कि हृदय यानी कि हार्ट, फेफड़े और वक्र और आपका आमाशय।
तो इनमें से देखो जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो आपका है किडनी। जो किडनीज है बेसिकली उनका काम हमारे ब्लड को फिल्टर करने का ही होता है। इसके अलावा आपके पास जो 3 ऑप्शन है इसमें आपका है हार्ट। हार्ट हमारे जो ब्लड को है वो पंप करता है, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है वो हमारा हार्ट करता है। फेफड़े जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र हमारा और गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो हमारे फेफड़े ही करते हैं। स्टोमक जो है हमारे डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहने वाला है। जो हमारे पाचन तंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्टोमक, जहाँ पे हमारे जो हमारा जो खाना है सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है इसका। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो दोस्तों, ये आपकी किडनीज है, ये आपका जो एक्सटर्नल जो अपीयरिंग है उसका बाहर से ऐसी दिखती है, अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट बाय फॉर्मिंग यूरिन। ठीक है, तो यूरिन यानी कि जो पेशाब है वो भी किडनीज ही बनाती है। जो हमारा जो वेस्ट होता है ब्लड में से वो उसको फिल्टर कर देती है और वो हमारे मूत्र के रूप में हमसे बॉडी से निकलता है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन था आपका हार्ट, तो पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, कि पूरी बॉडी में हमारे जो ब्लड पहुंचाने का काम करता है वो हमारा हार्ट करता है। फेफड़े जो है वो एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो हमारे फेफड़े करते हैं। साथ में स्टोमक है वो हमारे पाचन को भोजन को पचाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, विच विटामिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन ओवर स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा में मुख्यतः कौन सा विटामिन बनता है, यानी कि सनलाइट से जो हमें है वो कौन सा विटामिन हमारी बॉडी बनाती है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या आपके, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ये भी एक हमारे जनरल साइंस का एक इजी सा क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपका होने वाला है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है बेसिकली हमको धूप से मिलता है। जैसे हमारी बॉडी सुबह सुबह धूप के कॉन्टेक्ट में आती है तो हमारी जो स्किन है वो ऑटोमेटिक ही लगभग हमारे शरीर को जितना विटामिन डी चाहिए होता है वो बना लेती है। तो देखो विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा, जैसे सनलाइट आपकी स्किन पे आ रही है वैसे ही विटामिन डी आपका शरीर प्रोड्यूस कर लेता है। कि सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा में विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है। तो विटामिन ए देखो दोस्तों क्या है कि बाकी सारे विटामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिसमें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन पूछा जाता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है या उसके सोर्सेज पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो उसमें विटामिन ए में देखो एक्स्ट्रा जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसमें क्या दे रखा है कि इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, कि विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर विटामिन ए की किसी बॉडी में कमी होती है तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो रात में है अंधापन जो है उसकी बीमारी होती है इनमें। विटामिन B12 है वो इम्पोर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो आरबीसी हमारे बॉडी में बनती है उनके फॉर्मेशन के लिए जो विटामिन B12 है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। साथ में विटामिन सी है, हेल्प इन वाउंड हीलिंग, जो घाव पड़ते हैं हमारे, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है विटामिन सी दिखाता है। साथ में विटामिन डी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है कि धूप से हमको मिलता है और हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वायुमंडलीय दाब होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, और साथ में हमको ये भी देखना है कि ये जो कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो वायुमंडलीय दाब को नापता है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला आपका है थर्मामीटर, दूसरा आपका बैरोमीटर, तीसरा आपका है हाइग्रोमीटर और चौथा आपका है एनीमोमीटर। तो बेसिकली दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका होने वाला आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब को नापने के जो इकाई है, सॉरी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये यूज होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका बैरोमीटर। तो जिसके अलावा जो 3 आपके पास ऑप्शन है वो आपका है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो आपका बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी यानी कि हमारे एटमोसफेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको मापने के काम आता है। और साथ में आपका है एनीमोमीटर जो कि जो विंड स्पीड है, जो हवा की स्पीड है, उसको मापने के काम आता है। और बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के काम आता है। यानी कि जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी जो एयर मोलिक्यूल्स है, जैसे मान के चलिए कि
मान के चलिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी हमारे गैसेस का कॉम्पोजिशन है, जिसके भी मोलिक्यूल है, उन मोलिक्यूल का जितना भी जो मास है, वेट है, वो हमारा अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे आके लाई करता है। और अर्थ की सरफेस पे यानी कि मीन सी लेवल पे ये सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि सब मोलिक्यूल का जो वेट है वो ट्रांसफर होके इसका इससे नीचे, इसका इससे नीचे, इस मोलिक्यूल का नीचे। तो ये सारे मोलिक्यूल्स जो हमारे जितना भी प्रेशर है वो सारा कहाँ पे रहता है, हमारा एटमोस्फेयर में, वो रहता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। यानी कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे हाईएस्ट है, वो कहाँ रहता है, हमारे अर्थ की सरफेस पे। और इसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कम होने लगता है। तो हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, हाइट कम रहेगी तो प्रेशर ज्यादा रहेगा आपका बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी एजुकेशन है और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम का है बुध, मरक्यूरी। मरक्यूरी जो है बेसिकली दोस्तों सबसे क्लोजेस्ट भी है, यानी कि सबसे जो सन है उसके सबसे नजदीक है, सबसे छोटा भी है, स्मॉलेस्ट भी है, और साथ में जो सबसे फास्टेस्ट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो भी आपका है मरक्यूरी। सन के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा भी हमारे सोलर सिस्टम में है, और साथ में जो फास्टेस्ट रिवोल्यूशन अराउंड द सन है, सन के चारों तरफ सबसे तेज घूमने वाला जो प्लैनेट है वो आपका कौन सा है, बुध यानी कि मरक्यूरी है। साथ में आपके ऑप्शन में था मंगल, शुक्र और वरुण। तो मंगल के बारे में अभी हमने पढ़ा है, एक तो रेड प्लैनेट है। शुक्र के बारे में बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, एक तो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सबसे गर्म प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। साथ में आपका देखो दोस्तों वरुण है, तो सबसे जो दूर वाले प्लैनेट है उनमें से एक प्लैनेट आपका है वरुण। अगर आप देखोगे तो सबसे दूर प्लैनेट है वो आपका नेपच्यून यानी कि वरुण। मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन के सबसे पास में भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, बुध ग्रह यानी कि मरकरी। 22 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है आसाम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है ओडिशा, ये ओडिशा है, और चौथा आपका है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों देखिए आसाम इसका राइट आंसर होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक सिंह के गंडे के लिए फेमस है, एक सिंह के गंडे के लिए बहुत फेमस है और बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। आसाम में और कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो वो एक और नेशनल पार्क है बहुत, वो भी बहुत पूछा जाता है, वो है मानस, मानस नेशनल पार्क है, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये भी कहाँ पर आपका आसाम में दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, देखो ये है वो एक सिंह का गंडा जो है, वन हॉर्न राइनोसोरस इसे कहते हैं, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें ये पाया जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम एंड इज स्पेशली फेमस फॉर द इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है। एक सिंह के गंडे के लिए सबसे फेमस है, कहाँ पर है ये, आसाम में है। साथ में जो और अदर स्टेट्स के जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं किस किस स्टेट में इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है जो हमारा नेशनल एनिमल है वो पाया जाता है। साथ में ओडिशा है, ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और मध्य प्रदेश जो कि बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, और बेसिकली सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में है, और कान्हा नेशनल पार्क उसका एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य जिसे भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। तो देखिए इसमें दोस्तों केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश चार ऑप्शंस है, और बेसिकली चारों ही जो स्टेट है वो बेसिकली हमारे साउथ इंडिया के स्टेट्स है, जहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि एक तो हाई रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश और हाई टेम्परेचर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस रीजन को सबसे अच्छा सूटेबल बनाता है किसके लिए, मसालों के प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों केरला। केरला को इंडिया का स्पाइस गार्डन कहा जाता है, जहाँ पर वर्ल्ड में बहुत अलग अलग लोकेशंस पे काफ़ी अच्छा ट्रेड मसालों का किया जाता है केरला से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो है केरला। यहाँ पे आप मसाले देख सकते हो, दालचीनी वगैरह, लौंग, इलायची वगैरह, ये सारे इसमें है। तो केरल जो है काली मिर्च, इलायची और लौंग मसालों के उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है। कर्नाटक जो लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन स्टेट है कि भारत में सबसे ज्यादा जो होती है उसका प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से है, कर्नाटक से होता है। साथ में तमिलनाडु फेमस फॉर नेशनल लेवल से, और आंध्र प्रदेश जो है वो मोदी के लिए प्रसिद्ध है। जो कि हमारे आर्टिकल का एक पार्ट आ गया। विच रिवर इज नॉट नेर द सोल ऑफ द अर्थ, ये आपसे पहले पूछा जा सकता है, पूछा गया है और हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपकी रेटिंग भी है। अगर आप देखिए कि आप इसका आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। 4 ऑप्शन हमारे पास है, गंगा, कोसी, सोन और गंगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे ऐड किए हैं जो रिपीट वर्ड करेंगे, जो आपका आपने कितना सीखा है स्लाइड से या इस लेक्चर से, उसका आप एग्जामिनेशन देख सकते हो। आपने इस क्वेश्चन को पहले किया है, तो जो बच्चे बता पा रहे हैं इसका आंसर से क्या है, तो सर राइट आंसर दोस्तों होगा सर कोसी। कोसी को वाली बिहार में हर साल ये बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती है, और जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान फ्लो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा डिस्कस में दिन भरी मैं पहले इससे बात कर चुके हैं। चला दैट वाले का पूछते हैं कि व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर, कि कौन सा मेटल है जो रूम टेंपरेचर पे क्या होता है, लिक्विड चेंज हो जाता है। आयरन, बर्फ में लोहा, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मरकरी यानी कि भारत, चौथा आपके पास में मीडियम। बेसिकली जो रूम टेंपरेचर आपका होगा 27.8 डिग्री सेल्सियस, उसके आसपास में से कौन सा मेटल है जो क्या बन जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल वाला वो वाला था मरकरी यानी कि पारा। जो मरकरी है वो रूम टेंपरेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी मरकरी इज ए मेटल that remains liquid at ordinary room temperature। ये जो आप बोल रहे हो ये है मरकरी, पारा से लेते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि आयरन जो है स्ट्रॉन्ग एंड वाइडली यूज्ड मेटल, ये बहुत एक मतलब सारे बहुत ब्यूटीफुल टाइप में गुड हिस्ट्री में है, कॉपर एल्यूमिनियम का आता है, लाइट वेट होता है काफी हल्का होता है। तो ये दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस सीरीज के हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि अगले जो 25 क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट पार्ट में कवर करें। थैंक यू एवरीवन।